जिस तरह हरीश रावत है उन्होंने भी कहा कि हम भी बिजली फ्री देंगे। पहले क्यों नहीं दी? हमने तो दिल्ली में करके दिखाया। दिल्ली मॉडल यहाँ कैसे आप ला सकते हैं? दिल्ली में ठीक किए, उससे सीख के यहाँ भी ठीक करेंगे। कितने सीट जीते आम आदमी पार्टी? पूर्ण बहुमत आएगा। नमस्कार। उत्तराखंड भले ही एक छोटा प्रदेश हो, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों की नजरें इस प्रदेश पर हैं और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी भी यहां पर एक तीसरे विकल्प के तौर पर सामने आई है। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। मेरे साथ कर्नल अजय कोठियाल साहब है जो कि सीएम कैंडिडेट है उत्तराखंड में। अरविंद जी, पहले देखा जाए दिल्ली के बाद आपने उत्तराखंड की तरफ रुख किया है, तो आपकी नज़रों में 70 सीटों की कितनी अहमियत है? देखिए, दिल्ली में उत्तराखंड के बहुत लोग रहते हैं और वो लोग उत्तराखंड आते रहते हैं, जाते रहते हैं, यहाँ के लोगों को भी बताते हैं। उन्होंने देखा कि पिछले 7 साल में जिस किस्म का विकास दिल्ली के अंदर हुआ, दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे हो गए, शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति आई है, दिल्ली के हॉस्पिटल बहुत अच्छे हो गए, लोगों को फ्री में इलाज मिल रहा है, फ्री में दवाइयाँ मिल रही है, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुल गए। उन सब की मांग थी कि उत्तराखंड के अंदर भी हमें आना चाहिए। तो उत्तराखंड के अंदर हमारी फिर अजय कोठियाल साहब से मुलाकात हुई, तो उत्तराखंड के अंदर भी हमें बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है और जनता चाह रही है कि जैसा विकास दिल्ली के अंदर हुआ वैसे ही एक ईमानदार सरकार बने और उसी तरह से स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, सड़क, यही मेन मुद्दे हैं एक आम आदमी के, वो यहाँ पे ठीक हों। अरविंद जी, आपको नहीं लगता कि शुरुआत में जब आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में एंट्री हुई थी तो बड़े दावे किए जा रहे थे कि तमाम बड़े चेहरे हैं जो आम आदमी पार्टी में आ सकते हैं, लेकिन कोठियाल साहब आपको क्या लगता है कि आखिरकार वो क्यों नहीं आ पाए? मेरे को तो ये लगता है कि सबसे जो बड़े चेहरे हैं ना वही आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। पुराने घिसे पीटे चेहरों को क्या करना है? उनको तो एक पार्टी में रहते हैं तो वो पार्टी भगाने की कोशिश करती है, उन्हें टेंशन रहती है हम जनता के सामने कैसे जाएंगे। तो बड़े चेहरे थोड़ी हैं, वो तो घिसे पीटे हैं। आप यहाँ पे देखिए, कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं, छात्र यूनियन के लड़के हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, युवा लड़कियाँ हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं। अगर कोई पुराना बिजनेस वाला है लेकिन लड़का है, आंदोलनकारी है, वो इलेक्शन लड़ रहा है। तो असली चेहरे तो यही हैं। उत्तराखंड तो इसीलिए बना था। यूपी वालों को यहाँ पे रख करके जो गढ़वाल कुमाऊँ के जो होते थे, उनसे जो भ्रष्ट यूपी से भ्रष्टाचार सीख करके अभी तक यहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं उत्तराखंड को, उनको करना चाहिए कि उत्तराखंड के जो नए रौनक है उनको लेकर के आना चाहिए। तो असली चेहरे तो हमारे पास में हैं जो आ रहे हैं सामने। आज उत्तराखंड एक फ्रेश पार्टी मांग रहा है, फ्रेश चेहरे मांग रहा है, फ्रेश आइडियाज़, फ्रेश ऊर्जा। तो हमारे फ्रेश कैंडिडेट हैं सीएम के चेहरे के, नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, नई सोच है। लेकिन आप ये देखिए, क्योंकि हम पहाड़ के लोग हैं तो कई मिथ्याएं भी मानते हैं ना। मिथ्याएं हमेशा नहीं माननी चाहिए, काम करने की भी क्षमता होनी चाहिए। बद्रीनाथ, पावन बद्रीनाथ, गढ़वाल राइफल के उसमें बोलते हैं बोल बद्री विशाल लाल की जय। वहाँ से कौन है? युवा कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी। केदारनाथ बाबा जिसने हमको नाम दिया भोले के फौजी, वहाँ से कौन है? छात्रों का जो छात्र संघ उसके साथ रहते हैं, सुमन तिवारी। गंगोत्री से हमको खुद देख लीजिए। तो अरविंद केजरीवाल जी ने तो छांटा ही उन लोगों को। उगता सूरज है ना, बढ़िया वाला, देखना उत्तराखंड कितना चमकेगा। आप हमेशा एक बात कहते हैं कि साहब हम दिल्ली मॉडल यहाँ पर लाएंगे, लेकिन आपने भी देखा है, डॉक्टर साहब, कर्नल साहब को मालूम है कि हमारी जो परिस्थितियां हैं वो दिल्ली से बहुत भिन्न है। जो भौगोलिक स्थिति है आप वाकिफ हैं, आप खुद पहाड़ में रहे हैं, केदारनाथ में रहे हैं, तो दिल्ली मॉडल यहाँ कैसे आप ला सकते हैं? नहीं, दिल्ली मॉडल नहीं, कहने का मतलब ये है दिल्ली में स्कूल ख़राब थे, यहाँ भी स्कूल ख़राब हैं। दिल्ली में ठीक किए, उससे सीख के यहाँ भी ठीक करेंगे। मैं ऐसा, यहाँ के स्कूल ख़राब हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दिल्ली में जैसे हमने इतने सारे काम किए क्योंकि हमारी नीयत साफ़ थी, ऐसे ही यहाँ पे उत्तराखंड की अपनी समस्याएं हैं, उनका भी समाधान करेंगे क्योंकि हमारी नीयत साफ़ है। आपने दौरा किया, वर्चुअल बैठ के भी आप लोगों ने की है, कुमाऊं के अंदर भी आपकी रैली रही, क्या माहौल आप लोगों को लग रहा है? बहुत अच्छा है, लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है। लोग एक ही चीज़ पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि जी हम कांग्रेस को क्यों वोट दें? कांग्रेस ने तो अभी तक अपना एजेंडा बताया ही नहीं है, कांग्रेस का कोई एजेंडा ही नहीं है। हम बीजेपी को क्यों वोट दें? बीजेपी ने 5 साल ख़राब कर दिए, टोटल 10 साल उनको दिए, 10 साल ख़राब कर दिए, और अब बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है कि अगले 5 साल क्या करेंगे। और दोनों पार्टियों को 10-10 साल दे चुके, अब कुछ नया तो वो करने वाले नहीं है। तो एजेंडा तो केवल आम आदमी पार्टी के पास है। हम कह रहे हैं, केवल आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमें एक मौका दो,
हम स्कूल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक करेंगे, गांव-गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे, गांव-गांव के अंदर शिक्षा पहुंचाएंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं को हजार हमारा इतना अच्छा एजेंडा है उत्तराखंड के लिए, और किसी की पार्टी के पास कोई सोचता ही नहीं उत्तराखंड वालों के लिए। वो तो सत्ता का नंगा नाच चल रहा है वहां पे, केवल लूटने के लिए उनको एक मौका चाहिए कि इन्होंने लूट लिया। आपके पास क्या मैकेनिज्म है, क्या है उत्तराखंड को लेकर आपकी सोच? मैंने अभी बताया आपको, किस तरह शुरुआत करेंगे? स्कूल ठीक करेंगे, हम अस्पताल ठीक करेंगे, गांव-गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं ले जाएंगे, महिलाओं को हजार रुपए देंगे, रोजगार देंगे। सैनिकों के लिए हमने एजेंडा दिया है कि जितने सैनिक रिटायर होकर आएंगे उनको सरकारी नौकरी में रखा जाएगा। काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने उत्तराखंड के बारे में बताई हैं। अरविंद जी, कहा यह भी जा रहा है कि आप फ्री की चीज़ों पर बहुत फोकस रहता है आपका, जबकि उत्तराखंड के लोग बड़े स्वाभिमानी लोग हैं, फ्री को तो लेना चाहते हैं नहीं। वो आप कह रहे हैं कि बिजली फ्री देंगे। जो पैसा, मैं आपसे जैसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उत्तराखंड के ऊपर 72,000 करोड़ का कर्जा है। बिल्कुल। ये कर्जा कैसे चढ़ा? पिछले 21 साल में ये कर्जा चढ़ा है। 21 साल में ना तो कोई स्कूल बना नया, ना कोई अस्पताल बना, ना कोई सड़क बनी, ना कोई डिस्पेंसरी बनी, ना कोई नया कॉलेज बना, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी। ये 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा आखिर इन पार्टियों ने उत्तराखंड पे कैसे चढ़ा दिया? कहाँ खर्च किया इन्होंने? ये सारा पैसा ये ले गए, इनकी जेब में गया है, ये सारा इनके स्विस बैंकों में गया है। वो पैसा अगर वहाँ जाने की बजाय जनता की तरफ जाना चालू हो जाए, जनता को अगर आज इतनी महंगाई के ज़माने में अगर जनता को फ्री में थोड़ी सी बिजली दे देते हैं, हजार रुपए महिलाओं को मिलने लग जाते हैं, तो ये उन्हीं का पैसा तो है, जनता का ही तो पैसा है, जनता को लौटा रहे हैं, जनता का पैसा लौटा रहे हैं। अगर कोई मंत्री, जितने ये मंत्री हैं, इनको 4-4 हजार यूनिट बिजली हर महीने फ्री मिलती है जनता के पैसे से। जनता के पैसे से इन मंत्रियों को फ्री बिजली मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, जनता के पैसे से जनता को फ्री बिजली मिले तो दिक्कत है। ये क्या बात हुई? अगर मैं अच्छे स्कूल बना के गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देता हूं और फ्री शिक्षा देता हूं, इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का क्या काम हो सकता है? अगर मैं अच्छे अस्पताल बना के वहां पे गरीबों को फ्री इलाज करता हूं, इससे अच्छा राष्ट्र निर्माण का काम क्या हो सकता है? ये तो जनता का ही पैसा है ना, जनता पे खर्च कर रहे हैं। मैं स्विस बैंक में नहीं ले जा रहा, मैं लूट नहीं रहा, मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा, जनता का पैसा जनता पे खर्च कर रहा हूं, उनके विकास के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। फोकस भी आप कर रहे हैं, तो आप ये बताइए, जिस तरह हरीश रावत है, उन्होंने भी कहा कि हम भी बिजली फ्री देंगे, पहले क्यों नहीं दी? आपके बात कही उन्होंने ये बात, क्यों? और बाकी राजस्थान में क्यों नहीं दी? वहां भी उनकी सरकार है। पंजाब में क्यों नहीं दी? पंजाब में भी उनकी सरकार है। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दी? तो छत्तीसगढ़ कह में रहे कि चुनाव है, चुनाव के समय अरविंद जी ने भी बोला, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं। हमने तो दिल्ली में करके दिखाया, दिल्ली में दे के दिखाया, वो भी राजस्थान में कर दें, फिर आके यहाँ पे कहें। अभी तो लोग कहेंगे झूठ, हरीश रावत जी झूठ बोल रहे हैं अभी चुनाव के टाइम में, केजरीवाल की नकल कर रहे हैं। अरविंद जी, एक बड़ी ऐतिहासिक सीट है जहाँ से हैं गंगोत्री, और होता आया कि जो भी वहाँ से जीता सरकार उसकी बनी। क्या माहौल आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर? अभी कुछ दिन पहले बर्फ़ पड़ रही थी, तो कई जगह हम जा रहे थे, गाड़ी को धक्का मारना पड़ रहा था। तो पता है क्या हो रहा था? एक जगह है चौरंगी खाल, हमने क्रॉस करना था चौरंगी खाल को, लेकिन अचानक बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई। तो पहले तो हम सब ने धक्का मारा, क्योंकि हम भी ये लेके चलते हैं कि ऐसे चैलेंजेस तो लेने चाहिए। लेकिन एक स्टेज ऐसी आ गई, हमने कहा चलो गाड़ी वापस घुमा लेते हैं। अचानक देख रहे हैं दौड़ करके आ रहे हैं दूसरी साइड से लोग, बेलचा लेकर के, सर आपकी गाड़ी को लेने आ रखे हैं। ऐसी वाली सोच मिल रही है। महिलाएं काम छोड़ करके आकर के हमें पिठाइयाँ लगा रही हैं, आकर के हमसे बात कर रही हैं कि वो जो अरविंद केजरीवाल का साइन है ओरिजिनल है ना? मैंने कहा हाँ। मैंने क्यों पूछ रहे हो? कहते ये वाली चीज़ पक्का मिलेगी फिर तो हमको। जनता ऐसी बात कर रही है। अगर ऐसी बात कर रही है तो मेरे को दिखता है कि गंगोत्री की जनता ये बोलने की कोशिश कर रही है कि कर्नल बुला, कर्नल कोठियाल, कर्नल भैजी, आप ना छोड़ो यहाँ पे गंगोत्री को। आपको केजरीवाल जी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, जनता आपसे उम्मीद करती है, आप ना और जगह जाके कैंपेनिंग करो, यहाँ गंगोत्री को तो हम वैसे ही देख लेंगे। तो ये वाली चीज़ चल रही है। तो मेरे ख्याल से ये तो सबसे बढ़िया ह्यूमन जानकारी है। बूढ़ी अम्मा मिली इनको, उसके बेटे ने उस अपनी पहली तनख्वाह उसको भेजी थी, उन्होंने इनको गले लगा लिया और उसमें से 2100 रुपये अपने दे दिए इनकी जेब में। अब 2100 रुपये तो मेरे ख्याल से बहुत होते 2100 रुपये। 2100 रुपये तो कोई कम एक मिठाई बात नहीं और होती। भी मैंने ये महसूस किया है कि खासकर जो मैदानी जिले हैं, अगर वहां पर आम आदमी पार्टी के वर्कर जा रहे हैं, कॉलोनी में जा रहे हैं, बस्तियों में जा रहे हैं, तो वहां पर जो राजनीतिक दल हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो उनको वहां से भगाने का काम कर रहे हैं।
क्योंकि वो कैसे देख रहे हैं डरे इसको? हुए हैं वो लोग। अगर उनको डर नहीं होता तो वो कहते यार इनका कुछ है ही नहीं, इनको करने दो जो कर रहे हैं। उनको आज दूसरी राजनीतिक पार्टियों को यही डर है कि आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो कह रही है कि हम ईमानदार सरकार देंगे, हम तुम्हें बिजली देंगे, हम तुम्हें पानी देंगे, हम तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे, हम गांव-गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे। बाकी कोई पार्टी ये नहीं करती, और उनके अंदर तो ये कहने का भी हिम्मत नहीं है, कहने का भी दम नहीं है। आज हरीश रावत साहब से पूछो भाई स्कूल क्यों नहीं खोले तुमने 10 साल में, गांव-गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं पहुंचाई। धामी साहब से पूछो कि तुम्हारी पार्टी ने 10 साल में क्या किया। हरी जी तो कह रहे हैं आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बी पार्टी हैं आप। हम स्कूल बना रहे हैं तो बीजेपी के लिए बना रहे हैं, ये उनका अस्पताल वो तो कुछ भी कहते रहते हैं हरीश रावत जी। बताओ, हम स्कूल बना रहे हैं तो उसमें सबके बच्चे पढ़ेंगे, कांग्रेसियों के बच्चे भी पढ़ेंगे, भाजपा वालों के भी बच्चे पढ़ेंगे। हम राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं, हमें राजनीति नहीं आती। ये तू मैं वाली राजनीति है, रावत साहब ने मेरे को कुछ कह दिया, फिर मैं कुछ कह दूं, फिर वो कुछ कह देंगे, इसमें क्या रखा है। अरविंद जी, जनता आप का भला थोड़ी भ्रष्टाचार पे लगातार चोट करते हैं। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं, चाहे वो कुंभ का हो, वैक्सीनेशन वाला मामला रहा हो, पीडब्ल्यूडी में बड़े घोटाले हैं, केदारनाथ में कर्नल साहब खुद रहे थे, किस तरह की चीजें वहां पर रही हैं। तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए किस तरह की आपकी एक खास रणनीति है जिसके जो आपने दिल्ली में भी उसका प्रयोग किया, वो मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि लगातार आपकी चोट भ्रष्टाचार पर है। पहली बात तो ये कि इन दोनों पार्टियों ने 20 साल रल मिल के काम किया है। आज बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है। जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी वाले भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। तो अब बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने कितने कांग्रेसियों को जेल भेजा? एक को भी नहीं भेजा। और जब कांग्रेस की सरकार आएगी वो भी बीजेपी, तो दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। जब दोनों लूटते हैं, मिलके लूटते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है आज पूरे देश के अंदर, और मैं तो कहूँगा शायद आज़ाद भारत के अंदर 1947 के बाद से अकेली सबसे ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी है। दिल्ली के अंदर करके दिखाया, ईमानदार सरकार दी है। एक नए पैसे का मोदी जी ने मेरे ऊपर इनकम टैक्स की रेड कराई, ईडी की रेड कराई, दिल्ली पुलिस की रेड कराई, सीबीआई की रेड कराई, कुछ नहीं मिला मेरे पास। तो इतना कट्टर ईमानदार पार्टी कौन सी है बताओ? कोई नहीं है। और ईमानदारी की वजह से इतना पैसा बचता है सरकार के अंदर, जिसकी वजह से हम लोगों के काम कर पा रहे हैं। उत्तराखंड में सत्ता में आती है तो ऐसे नेताओं के खिलाफ या अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई जरूर होगी। एक एक पैसे का हिसाब होगा। जिन जिन लोगों ने उत्तराखंड को लूटा है, उत्तराखंड कितने संघर्ष के बाद अलग राज्य बना, जिन लोगों ने जनता का पैसा लूटा है उनसे पैसा रिकवर किया जाएगा, उनको सख्त सजा दिलवाई जाएगी। हम कोई बदले की राजनीति नहीं करते, हम किसी के पीछे नहीं जाएंगे, विच हंटिंग नहीं करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने लूटा है, जितने स्कैम हुए हैं, उनका हिसाब तो होना चाहिए। 21 साल स्टेट को बने हुए हैं, लेकिन अभी तक भी स्थायी राजधानी का एक बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है स्थायी राजधानी कर्नल साहब कहां पर होनी चाहिए? जब उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ था ना, तो आंदोलनकारियों की सबसे मेजर जो डिमांड थी, उसमें से एक डिमांड थी कि राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। गैरसैंण छांटा गया भौगोलिक परिस्थिति को देख करके कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों तरफ से उसकी अप्रोच है। कुमाऊं में सल्ट की तरफ से भी है, रानीखेत की तरफ से भी है, गढ़वाल में 3-4 अप्रोचेस जाती हैं। बीच में सरकार ने गेम खेले, ऊपर जाने की कोशिश नहीं करी। किसी ने कारण दिया होगा, जो मैं समझता हूँ कि वहाँ पानी की प्रॉब्लम है, किसी ने वो दिया होगा सड़कें वहाँ पे जगह नहीं है इतनी। तो अगर ये गेम खेलने के बाद उन्होंने राजधानी तो कर दी देहरादून, लेकिन फिर जनता को लुभाने के लिए बीच बीच में करते हैं कि कोई बोलता है शीतकालीन यहाँ पे सदन कर लो, कोई कहता है ग्रीष्मकालीन कर लो, कोई कहता है विंटर में होगी यहाँ पे राजधानी, कोई कहता है समर में होगी। हम तो कहते हैं राजधानी तो होनी गैरसैंण में चाहिए थी, आम आदमी पार्टी उसे करेगी, लेकिन साथ में हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। प्लान तरीका क्या है? बड़ा सिंपल है। हमें पता है राजधानी अगर ऊपर जाएगी तो कौन कौन से विभाग होंगे जिनको ऊपर जाना चाहिए। सचिवालय ने जाना है, पुलिस हेडक्वार्टर ने जाना है, स्वास्थ्य ने जाना है, शिक्षा ने जाना है, पीडब्ल्यूडी ने जाना है। ये सारे विभागों की एक लिस्ट बनाई जाए, जो हमने शुरू कर दी है, प्रायोरिटी करी जाए, कौन से सबसे नज़दीक होने चाहिए। फिर उसके बाद गैरसैंण, भरारीसैंण उस जगह को देखा जाए, और उसके 30 किलोमीटर के दायरे में पूरे इलाके में जो सड़कें हैं, जो जगह है, उसमें देखा जाए कौन सी प्राइवेट लैंड है, कौन सी राजस्व की है, कौन सी फॉरेस्ट है, जहाँ पे कि आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। उसके बाद देखो कि गैरसैंण के पास क्या होना चाहिए। गैरसैंण में सचिवालय होना चाहिए, सचिवालय के साथ पुलिस हेडक्वार्टर होना चाहिए। उसके पास कौन से होंगे? 30 किलोमीटर के एरिया में ग्वालदम तक, आदि बद्री तक, कुमाऊं तक, सल्ट तक जो रास्ते जाते हैं,
उनमें डिपार्टमेंट बनाने के लिए जगह, और फिर उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, फिर उसके बाद में टाइम प्लान कैसे ऊपर जाए, राजधानी बन जाएगी, कुछ मुश्किल ही नहीं है। तो हम ये मान के चले कि आम आदमी पार्टी का ये वायदा है कि अगर उत्तराखंड में सरकार आती है तो राजधानी गैरसैन होगी। आम आदमी पार्टी उन सब मुद्दों को सबसे ऊपर लेके चल रही है जो 21 साल पहले जनता की इच्छा होती थी जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ। वो सारे मुद्दे आज आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं, और आम आदमी पार्टी ने ऐसे बहुत सारे मुद्दे दिल्ली जैसी जगह में साबित भी करके दिखा दिया है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं दिल्ली मॉडल। सर, दिल्ली मॉडल की मैं फिर अब दोबारा आ रहा हूँ उस बात पे। दिल्ली की जो परिस्थितियां हैं, अब 3 दिन के अंदर पूरा दिल्ली घूम लेंगे, लेकिन आपको धारचूला मुनस्यारी जाना पड़ेगा, तो आप 6 दिन लग जाएंगे जाने में। अच्छा है, दिल्ली में तो टूरिज्म नहीं होता, या तो 6 दिन में आप 600 लोगों को टूरिज्म में भेज सकते हो। उसका एडवांटेज देखो ना। अगर हम बोलें कि शिक्षा की बात है, शिक्षा में क्लास में पढ़ाने वाला सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? टीचर अच्छा होना चाहिए, उसको टीचिंग कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके बाद में ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए जिसमें सब चीज़ें आती हैं, फर्नीचर। फिर उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए कोई चीज़ें होनी चाहिए। अगर वो दिल्ली में हो सकती हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा थोड़ी है कि पहाड़ पे जाकर के नहीं हो सकती। कोई तो चीज़ें तैयार करनी है। ये होगा दिल्ली में 4 मंजिल में बनेगा स्कूल, यहाँ पे शायद 2 मंजिल में बनेगा। हो सकता है कि दिल्ली में हॉस्टल की ज़रूरत ना हो, यहाँ पे शायद हॉस्टल लगाने की ज़रूरत हो। दिल्ली में हो सकता है एक ही बस चलती हो लेने के लिए, यहाँ पे छोटी छोटी बस 4 अलग अलग घाटियों से एक जगह लेकर के आएंगी। अरविंद जी, आपने भी आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात कही है उत्तराखंड को। देखिए, इससे हजारों जॉब्स पैदा होंगे आध्यात्मिक राजधानी से। इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है और इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। मतलब हमारी जो संस्कृति है पहाड़ की, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि कैसे तुम सुबह उठोगे तो एग्ज़ाम देने जा रहे हो, थोड़ी सी मलाई खाओगे, एक गुड़ लेकर के जाओगे। इस तरीके की हमारे सिस्टम में है। यहाँ पे सिस्टम ऐसे होते थे कि गांव में शाम के टाइम पे सारे चूल्हे बंद हो जाते थे, लेकिन एक घर का चूल्हा जला रहता था। क्यों? अगले दिन सुबह सबको पता है आज अजय कोठियाल के घर का चूल्हा जला हुआ है, कल उसके बाद में आपके घर का चूल्हा जला होगा। तो आज जब रात को चूल्हे बंद होंगे तो अगले दिन सुबह सुबह ना सब गांव वाले आएंगे, एक एक अंगारा मेरे से लेके जाएंगे और उससे चूल्हा शुरू होगा। माचिस की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे वाले यहाँ के सांस्कृतिक तरीके होते थे समाज के अंदर। अगर हम बोलते हैं आध्यात्मिक राजधानी, तो हम उसमें बोल रहे हैं बद्रीनाथ तो एक मंदिर है, लेकिन पंच बद्री है, खाली 4 धाम यात्रा थोड़ी है। हम तो बोलते हैं ये अपना बद्रीनाथ सर्किट भी एक अलग एक उसमें फीलिंग है। बद्रीनाथ सर्किट में हम शामिल करते हैं एडवेंचर टूरिज्म को भी। हम लेके जाते हैं बद्रीनाथ से थोड़ा सा आगे सतोपन ग्लेशियर है, जहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है। नहीं, वो तो टूरिज्म सेक्टर आपने पूरा मुझे समझाया। मैं ये आध्यात्मिक टूरिज्म एक ही मान के चलिए, क्योंकि जब अध्यात्म के लिए आता है तो फिर घूमता भी है। इसमें उत्तराखंड के चप्पे चप्पे में अध्यात्म बसा हुआ है, लेकिन इसको प्रॉपरली पूरी दुनिया को बताया नहीं गया है। अगर इसको पूरी दुनिया को ठीक से बताया जाएगा तो और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आएंगे। और जो टूरिस्ट यहाँ पे आता है, अगर 10 दिन के लिए आता है तो वो 20 दिन के लिए रुकेगा। अभी वो 4 धाम तो सबको पता है, लेकिन और इतने सारे देवी देवताओं के जगह जगह हर 10 कदम के ऊपर यहाँ पे हर उत्तराखंड की गाथाएं हैं कि बहुत बड़े स्केल के ऊपर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। केजरीवाल साहब, आप यहाँ पर आए, तमाम नेताओं से भी आपने एक तरह से चुनौती उनको दी थी कि बातचीत करें, लेकिन वो सामने नहीं आए। जैसे हमारे बीजेपी के अध्यक्ष थे मदन कौशिक, आपके उप मुख्यमंत्री साहब से उनकी बातचीत रही लेकिन वो हो नहीं पाई। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हो, आप हो गए, आपके उप मुख्यमंत्री हो गए, और राजनीतिक सीधे संवाद क्यों नहीं करना चाहते? उन्हीं से पूछो। वो हम तो कहते हैं भाई आओ डिबेट करो। अब धामी साहब इनके साथ डिबेट कर लें उत्तराखंड के विकास के लिए, हरीश रावत जी डिबेट कर लें इनके साथ उत्तराखंड के विकास के लिए। हम तो तैयार हैं। हमने तो बोला था कि वो क्यों नहीं कर रहे? करें। वो उनके पास जवाब नहीं है। क्या लगता है हम उनसे विश्वास की कमी है उनके अंदर? हम उनसे पूछ, वो जवाब दे ही नहीं सकते। वो जनता के वो कैसे क्या जवाब देंगे जब आप उनसे पूछेंगे जी रावत साहब, धामी साहब ये बताइए 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज कैसे चढ़ा, कहाँ गया ये पैसा? उनके पास जवाब है? वो क्या जवाब देंगे जब आप उनसे पूछेंगे जी 10-10 साल तो उन्होंने सरकार चलाई, बताइए गांव-गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं पहुंची? जवाब है? आप उनसे पूछेंगे सरकारी स्कूलों का इतना बदहाल क्यों है? उनके पास जवाब है? उनके पास जवाब ही नहीं है। केवल और केवल अब कांग्रेस कह रही है भाई 5 साल इन्होंने लूट लिया, अब हमारी बारी है, अब हमें वोट दो। धामी साहब कह रहे हैं भाई अभी तो मेरे को 6 ही महीने हुए हैं, अभी तो थोड़ा देर दिन और करने दो। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, केवल और केवल उत्तराखंड को लूटने का इनका एजेंडा है। कितने सीट जीत रही है आम आदमी पार्टी? पूर्ण बहुमत आएगा, आना चाहिए। कम आया तो किसी और को समर्थन देंगे? देखते हैं 10 तारीख को क्या परिस्थितियां बनती है। 11 को फिर मिलेंगे आपसे एक और फिर भी इंटरव्यू। जो मान लिया
कम आते हैं तो किसी और को समर्थन? तो फिर आपके साथ 11 तारीख को इंटरव्यू करेंगे ना, अभी मैं क्या बताऊं, अभी तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और वैसे भी अभी तो जनता की आवाज़ को लेकर चलना चाहिए। जनता की आवाज़ तो दिखा रही है कि किस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी को देख करके डिटेल में महिलाएं और युवा, एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग जुड़ रहे हैं। तो उसमें तो शंका की भाषा तो हमें करनी नहीं है। केजरीवाल साहब, एक लास्ट सवाल आपसे, आपको लगता है कि जो करिश्मा दिल्ली के अंदर किया आपने, इन 5 राज्यों में भी कर पाएंगे? जनता करती है जी करिश्मा। हमारा मकसद सत्ता पाना नहीं है। हमारा आपको भी तो कुछ उम्मीद लगी होगी ना, जब भी तो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है, तभी तो हम चारों तरफ जा रहे हैं। हमारा मकसद है ये बताना कि 70 साल में हम लोगों को जानबूझ के अनपढ़ और गरीब रखा गया। अगर 7 साल में दिल्ली बदल सकती है तो उत्तराखंड भी बदल सकता है 5 साल में, तो फिर गोवा भी बदल सकता है, पंजाब भी बदल सकता है। इन्होंने जानबूझ के हम लोगों को गरीब रखा है, अनपढ़ रखा है। या तो ये लोग कर दें, नहीं तो जनता फिर आम आदमी पार्टी को लेके आएगी, आज नहीं तो कल लेके आएगी। अरविंद जी और कोठाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।